दोस्तों, अमित जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता है और सुबह सुबह मजदूरी पर जाने से पहले एक दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और तभी अचानक से उसकी नज़र एक नई चमचमाती टैक्सी पर पड़ती है, जिस टैक्सी को मानो अभी अभी शोरूम से निकाला गया हो और वह धीरे धीरे अमित की तरफ ही आ रही थी। अब जैसे ही अमित इस टैक्सी को देखता है तो वह बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि पहले कभी वह टैक्सी चलाया करता था, लेकिन किसी कारण से अब उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। धीरे धीरे टैक्सी अमित के पास ही आकर रुक जाती है और उस टैक्सी में से एक लड़की निकलती है जिसका नाम होता है फातिमा, और वह जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलती है तो अमित उसे पहचान जाता है और कहने लगता है कि बहन, तू यहाँ पर कैसे। इसके बाद फातिमा कहने लगती है कि भैया, आपके लिए तोहफा लेकर आई थी। कल मुझे पहली सैलरी मिली थी और पहली सैलरी में से मैंने आपके लिए टैक्सी खरीदी है। यह लो, आज से आप टैक्सी चलाओगे, ना कि कहीं मजदूरी करोगे। कौन थी यह लड़की फातिमा, जो मुस्लिम होने के बावजूद भी एक हिंदू लड़के से भाई कह रही थी, और किस वजह से इसने अपनी पहली सैलरी में से लोन लेकर इसे टैक्सी दी थी। दोस्तों, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेवात में एक परिवार रहा करता है जिसमें एक माँ है और उसका एक बेटा और एक बेटी है। बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है और माँ मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। बेटा पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वह बड़ा हो जाता है और उसने अपनी माँ की कंडीशन को देखा था कि किस तरह से माँ दूसरों के घरों में काम करके मेहनत करके उनको पाल पोस रही है। तो इसी वजह से वह भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है ताकि उसकी माँ को थोड़ा सा आराम मिल सके और उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। जब अमित 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, मैं कुछ काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा। अब जब माँ इस बात को सुनती है तो अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बेटा, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जितना तू सोच रहा है। तो इसके बाद अमित कहने लगता है कि नहीं माँ, इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं कैसे भी करके तेरा रोज रोज का दूसरों के घरों में काम करना छुड़ाना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैं दिल्ली में जाकर अपने दोस्तों के साथ काम करूँगा, क्योंकि वहाँ पर उसके गांव के लड़के थे जो वहाँ पर अच्छा पैसा कमा रहे थे। और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी उनके साथ जाकर पैसा कमाऊंगा ताकि तुझे दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। इस बात को सुनकर माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेसिक से चला जा और खूब मेहनत कर और तरक्की हासिल कर। इसके बाद अमित अपनी माँ से आज्ञा लेकर कुछ सामान अपने साथ लेता है और वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली में अमित के दोस्त होते हैं जो वहीं पर रहकर ऑटो रिक्शा चला रहे थे और वह अमित को भी यही काम करने की सलाह देते हैं। अमित वहीं से किराए का ऑटो लेता है और उसको चलाकर पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अमित को वहां पर काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए थे और 3 साल के अंदर उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे जिन पैसों से वह ऑटो खरीदना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त कहने लगते हैं कि भाई, ऑटो खरीदकर क्या करेगा, इससे अच्छा तो टैक्सी ले ले, टैक्सी से अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। अमित उनकी बात मानता है और एक टैक्सी खरीद लेता है। बीच में उसने अपने गांव अपनी माँ के पास पैसे भेजे थे, लेकिन माँ ने कह दिया था कि बेटा, तू अच्छी तरह से सेटल हो जा और उसके बाद ही हमारे पास पैसे भेजना, क्योंकि वहाँ पर माँ
अपना और अपनी बेटी का गुजारा आराम से कर रही है। अमित जब टैक्सी ले लेता है और उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है तो वह अपनी माँ और बहन को दिल्ली ही बुला लेता है और कहता है कि माँ, अब तुम्हें यहीं पर रहना है, सारा घर का खर्च मैं अपने आप देख लूँगा। इसके बाद अमित अपनी माँ और बहन के साथ वहीं पर एक किराए के घर में रहने लगता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। बेटा अच्छा खासा कमाया करता था, जिन पैसों से घर का गुजारा हो ही जाता था। साथ में वह अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे भी एकत्रित कर रहा था और तभी एक दिन अचानक से जब अमित एक सवारी को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ रहा था तो एक चौराहे पर उसे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह भीड़ को क्रॉस करके जाने ही वाला था तो वह सोचने लगता है कि एक बार देख तो लूं यहाँ पर क्या हुआ है, और जैसे ही वह भीड़ को चीरते हुए अंदर की तरफ पहुँचता है तो वहाँ पर वह देखता है कि एक लड़की रोड किनारे पड़ी हुई है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, काफी बुरी हालत है और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन लोग उसका फोन से वीडियो बना रहे हैं, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अमित यह सब कुछ देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और जल्दी से उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी टैक्सी में डालता है और पास ही के अस्पताल में जाकर भर्ती करवा देता है। वहां पर जाने के दौरान वह लड़की बेहोश हो गई थी, लेकिन वह उसे ले जाता है और वहां पर डॉक्टर साहब से उसका इलाज करने के लिए कहता है। डॉक्टर साहब जब लड़की की ऐसी हालत देखते हैं तो वह उसे फौरन ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहते हैं, तो अमित उसके लिए ब्लड का इंतजाम कर देता है। इसके बाद डॉक्टर साहब उसे आईसीयू में ले जाते हैं और वहां पर पता चलता है कि चोट के कारण इनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और अमित को बता देते हैं कि अगर इस लड़की की जान बचानी है तो आपको 2.5 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा, वरना हम लोग इस लड़की की जान नहीं बचा सकते। अब यह बात सुनकर अमित पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, क्या वह कुछ बता रही है, क्या वह होश में आई है? क्योंकि अमित चाहता था कि इस लड़की के घर वाले हों तो वह इन पैसों का इंतजाम कर देंगे, क्योंकि अमित के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि लड़की पूरी तरह से बेहोश है और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, आपको पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। अब अमित बड़ा ही परेशान है और वह सोच रहा है कि मैं इस लड़की के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करूं। उसके बाद वह अपनी माँ के पास फोन करता है और उससे पूछने लगता है कि माँ, इस तरह से एक लड़की है, उसको मैं हॉस्पिटल लेकर आया था, लेकिन वह अभी बेहोश है और उसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। तो माँ पूछने लगती है कि बेटा क्या रास्ता है? तो वह कहने लगता है कि माँ, अगर मैं अपनी टैक्सी को बेच दूं तो इससे 2.5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे और इस लड़की की जान बच जाएगी, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अमित की माँ कहने लगती है कि बेटा, सबसे पहले ऐसे टाइम में किसी की जान बचाना जरूरी होता है। अगर तेरी टैक्सी को बेचकर तुझे पैसे मिल जाते हैं तो टैक्सी को बेच दे और लड़की की जान बचा ले। इंसान की जान के आगे इस टैक्सी की कोई भी कीमत नहीं है और तुझे यही करना चाहिए। इसके बाद अमित डॉक्टर साहब के पास जाता है और उनसे ऑपरेशन करने के लिए कहने लगता है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में अपनी टैक्सी बेचकर आ रहा हूँ और इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे इसका इलाज कर दीजिए। ऐसा कहकर अमित वहां से जाता है और अपनी टैक्सी को बेचने के बाद
उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं। टैक्सी के पैसों को लेकर उनमें से 2.5 लाख रुपए वह अस्पताल में जमा करा देता है और कहता है कि इस लड़की की जान बचा लो। उसके बाद डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन के बाद उसको बता देते हैं कि लड़की खतरे से बाहर है। अमित ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह काफ़ी देर से ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि जैसे भी हो इस लड़की की जान बच जाए। लेकिन अभी उस लड़की को होश आने में टाइम था। तो अमित अपना नंबर डॉक्टर साहब को देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके बता देना, मैं फ़ौरन यहाँ पर आ जाऊँगा। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करते रहते हैं और टाइम टाइम पर अमित को पैसों के लिए बुलाते रहते हैं। अमित उन पैसों में से जो पैसे उसके पास बच गए थे उस लड़की का इलाज करवाता है। लगभग 6 से 7 दिन के अंदर पूरे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद अमित सोचने लगता है कि अब पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब उसे फोन करके बता देते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अब यहाँ से आराम से जा सकती है। अब अमित का काम पूरा हो गया था और वह चैन की सांस लेता है। इसके बाद वह लड़की जैसे ही होश में आती है तो डॉक्टर साहब से पूछने लगती है कि वह लड़का कहाँ गया जिसने मुझे यहाँ पर भर्ती कराया था और मैं कितने दिनों से यहाँ पर एडमिट हूँ। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे पूरी बात बता देते हैं और अमित का नंबर भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इलाज के लिए उस गरीब ने अपनी टैक्सी तक बेच दी है, हो सके तो उसको एक बार शुक्रिया जरूर कह देना। इस बात को सुनकर वह लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे, मैं सभी से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया। और वहीं पर एक टैक्सी वाले ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी टैक्सी तक बेच दी है, तो वह व्यक्ति मेरे लिए ऊपर वाले से कम नहीं है और उससे मिलकर मैं उसका शुक्रिया अदा जरूर करूँगी। यही बात सोचकर फातिमा अस्पताल से तो निकल जाती है, लेकिन अमित का नंबर उसके पास था और वह वहां पर चली जाती है जहां पर वह रहा करती थी। फातिमा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांव में उसका घर था। उस घर को बेचने के बाद जो पैसे उसे मिले उन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई की थी। अब जैसे ही वह अपने हॉस्टल पर पहुंचती है तो वह अमित को फोन करना चाहती है और वह उसके नंबर पर फोन मिला देती है। जैसे ही फोन की रिंग जाती है तो दूसरी तरफ से अमित की माँ फोन उठाती है और पूछने लगती है कि आप कौन हो और आपको किससे बात करनी है। तभी फातिमा कहने लगती है कि मुझे अमित भैया से बात करनी है, क्या मेरी उनसे बात हो पाएगी। तो अमित की माँ कहने लगती है कि बेटी, अगर आपको अमित से बात करनी है तो वह थोड़ी देर में आ जाएगा और जैसे ही वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारे फोन पर किसी का फोन आया था, क्योंकि फिलहाल वह मजदूरी पर गया है। अब यह बात सुनकर फातिमा को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अमित मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर है। उसके बाद फातिमा उसकी माँ को पूरी कहानी बता देती है कि माँ जी, मैं वही लड़की हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे लिए ही उन्होंने अपनी टैक्सी बेची है। मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। इसके बाद अमित की माँ उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है तो फातिमा वहाँ से सीधा अमित के घर पहुँच जाती है और यहाँ पर आने के बाद अमित की माँ मिलती है और उसकी बहन मिलती है और काफ़ी छोटा सा कमरा था जिसके अंदर वह सभी लोग रहा करते थे। यह सब देखने के बाद वह थोड़ी सी भावुक हो जाती है और जैसे ही अमित की माँ के पैर छूती है तो उसकी आंखें टपकने लगती हैं। अमित की माँ उसे चुप कराती है और उसे बैठाती है और कहने लगती है कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि माँ जी,
मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। अगर उस दिन अमित भैया मुझे नहीं बचाते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रहती और आप लोगों के बहुत सारे एहसान हैं। अगर मैं किसी भी काम आपके आ सकूं तो आप मुझे बता देना। इसके बाद अमित की माँ उसे समझाने लगती है और कहती है कि बेटी ऐसा मत सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सामने वह टैक्सी कुछ भी नहीं थी और ऐसी लाखों टैक्सियां तुम पर कुर्बान, ऐसा कहकर उसे समझाती है। और वहीं पर इतनी ही देर में अमित की छोटी बहन उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करके ले आती है। इसके बाद फातिमा वहां पर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वहां पर अमित आ जाता है। तो अमित की माँ कहने लगती है कि बेटी यह अमित है, इससे जो तुम्हें बात करनी है करो। इसके बाद फातिमा खड़ी होती है और उसके पैर छूती है और कहती है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं आपसे मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि आज की इस मतलबी दुनिया में कोई किसी को एक पैसा भी मुफ्त में नहीं देता। वहाँ पर आपने अपनी रोजी रोटी का साधन मेरे लिए न्योछावर कर दिया। इसके बाद अमित कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, यह जो कुछ भी किया धरा है यह मेरी माँ का है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी बेचने से पहले मैंने इनसे परामर्श किया था और मेरे अंदर जितने भी संस्कार हैं वह मेरी माँ के हैं। तुम चिंता मत करो, टैक्सी दोबारा से आ जाएगी। मैं और मेहनत करूँगा और दोबारा से अपनी टैक्सी ले लूँगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं और इसके बाद फातिमा वहाँ से वापस अपने हॉस्टल में चली जाती है। लेकिन मन ही मन इस बारे में सोच रही थी कि मुझे कुछ न कुछ इस फैमिली के बारे में करना होगा, क्योंकि बातों के दौरान उसे पता चल गया था कि यह लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ फातिमा का यूपीएससी का पेपर पास हो गया और वह कलेक्टर बन गई। अब जैसे ही उसको पहली सैलरी मिलती है तो वह अपनी एक दोस्त के साथ सीधा टैक्सी के शोरूम में जाती है और वहां से एक टैक्सी खरीदती है। तो उसकी दोस्त उससे पूछ ही लेती है कि फातिमा क्या हुआ तुम्हें, तुम टैक्सी क्यों खरीद रही हो? तो फातिमा कहती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और उस रीजन के बारे में तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो उस टैक्सी को लेकर फातिमा और उसकी सहेली, जिसे गाड़ी चलानी आती है, वह उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर वह रहा करते थे और रात के समय में फातिमा पूरी कहानी अपनी सहेली को बता देती है। उसकी सहेली इस बात को सुनकर बड़ी हैरान होती है और सोचने लगती है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। वह दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं और अमित के बारे में वह अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह फातिमा की सहेली और फातिमा दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा अमित के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही उनकी टैक्सी उस गली में पहुंचती है तो अमित, जो कि अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, उसकी नज़र उस टैक्सी पर पड़ती है और वह उस टैक्सी को देखकर सोचने लगता है। धीरे धीरे फातिमा उस टैक्सी को लेकर वहीं पर पहुंच जाती है और जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकलती है तो अमित उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बहन तू यहाँ पर क्या कर रही है? इसके बाद फातिमा उस टैक्सी की चाबी अपने हाथ में लेती है और अपने भाई के हाथ में थमाते हुए कहती है कि भैया कल मुझे पहली सैलरी मिली थी और मैं अपनी पहली सैलरी में से तुम्हारे लिए टैक्सी खरीदी है। इस टैक्सी को चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर अच्छी तरह से करो। इस बात को सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहले तो वह टैक्सी लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर फातिमा उसे जबरदस्ती करती है और इतनी ही देर में उसकी माँ और बहन भी वहीं पर आ गए थे। तो वह कहने लगी कि माँ जी देखो,
भैया मेरा दिया गया गिफ्ट नहीं ले रहे हैं। मेरी वजह से इनकी टैक्सी गई थी, वरना टैक्सी चलाकर आराम से अपना गुजारा कर रहे थे। इस टैक्सी को चलाएं और अपने घर का गुजर बसर करें। इसके बाद माँ कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, जब तेरी बहन खुशी से दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर फातिमा की सहेली भी थी जिसका नाम नेहा था, और नेहा अमित को देखते ही बहुत कुछ अमित के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद वह उन सभी को अपने घर के अंदर ले जाता है और वहां पर उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। उसके बाद फातिमा अमित और उसके परिवार को अपने साथ रहने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फ्लैट मिला है और वहीं पर उनको रखना चाहती है। कहती है कि माँ जी देखो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और जब से भैया ने मेरी जान बचाई है तो यह जान आपकी है और मैं आपके साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ, इसीलिए आपको मेरे साथ रहना होगा। अब पहले तो अमित की माँ मना करती है, लेकिन जब वह जबरदस्ती करती है तो उसके बाद अमित और उसकी माँ, उसकी बहन, सभी लोग वहाँ से फातिमा के पास सेटल हो जाते हैं। वह सभी लोग एक परिवार की तरह वहाँ पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अमित की माँ फातिमा की शादी की चिंता करने लगती है, और कुछ दिनों में वह लोग फातिमा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के अंदर जितने भी लोग आए हुए थे वह फातिमा की फैमिली को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि वह पूरा हिंदू परिवार था और यहाँ पर यह शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हो रही थी। जब इस बात के बारे में उनको पता चलता है कि इस तरह से यह एक परिवार बना, और परिवार बनने के बाद अब यह लोग ही मिलकर इसकी शादी करा रहे हैं, तो लोग भी इस बात पर बड़ा आश्चर्य जताते हैं और कहते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।